हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज की क्लास का टाइटल और थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करते हैं कक्षा 10 हिंदी। कक्षा 10 हिंदी की बात करेंगे और दोस्तों हमारा टारगेट है 16 फरवरी 2023। 16 फरवरी 2023 दोस्तों जो आज का जो हमारा मॉडल पेपर होने वाला है, मॉडल पेपर 2023 में जो आपका एग्जाम हो रहा है 16 फरवरी को, दोस्तों उसका टारगेट बनाकर चलने हैं। और दोस्तों आपके 60 से 65 नंबर गारंटी से आने वाले हैं। 60 से 65 नंबर गारंटी से आने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने आज ये मॉडल पेपर देख लिया तो दोस्तों आपके 60 से 65 नंबर गारंटी से मैं लिख कर दे रहा हूँ कि आपके आ जाएंगे। दोस्तों 16 फरवरी को आग लगा दोगे, 16 फरवरी को आग लगा दोगे, यानी इस तरह से मैंने मॉडल पेपर बनाया है आपके लिए कि 16 फरवरी को दोस्तों आप आग लगा दोगे। इतना ज़बरदस्त मॉडल पेपर है। तो दोस्तों यानी कक्षा 10 हिंदी होने वाली है। टारगेट 16 फरवरी 2023 होगा। 60 से 65 नंबर की गारंटी से आप करके अपने पेपर में आओगे। दोस्तों मॉडल पेपर 2023 होगा और 16 फरवरी को दोस्तों आग लगाने वाले हो आप। तो दोस्तों 16 फरवरी को आग लगाने वाले हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। दोस्तों अब है हमारे मॉडल टेस्ट में। दोस्तों आज हम मॉडल टेस्ट सॉल्यूशन करेंगे और वो भी कक्षा 10 हिंदी का मॉडल टेस्ट होगा। और जो कि दोस्तों आपकी जो 16 फरवरी को आपको जो एग्ज़ाम होने वाला है, दोस्तों 16 फरवरी को जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें दोस्तों 50 से 60 नंबर का इस मॉडल टेस्ट में से ही आने वाला है जो मैं कराऊंगा। दोस्तों जो आज का जो हमारा मॉडल टेस्ट होगा दोस्तों वो होगा क्वेश्चन बैंक हिंदी, यानी जो हमारा चित्रा का जो मास्टर माइंड जो है, जो मास्टर माइंड है दोस्तों, एक बार इसे ज़रूर देख लीजिए। क्वेश्चन बैंक जो मास्टर माइंड है दोस्तों, इसमें हमारा दोस्तों सबसे लास्ट वाला मॉडल टेस्ट है दोस्तों, जो सबसे पहला वाला मॉडल टेस्ट है ये, यानी पहला वाला, यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आगामी परीक्षा के लिए नवीन एवं संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित है ये जो हमारा ये होने वाला है। तो दोस्तों आज हम इसे हल करेंगे। पूरे मॉडल टेस्ट को दोस्तों मैं आज आपको हल कराने वाला हूँ। दोस्तों ये होगा हमारा मॉडल टेस्ट। दोस्तों आज हम शुरू के क्वेश्चन के लिए हम ओमार सीट भी लेकर आए हैं जो कि हमारी यानी इससे ही आ रही है, और दोस्तों बोर्ड ने जो जारी करी है ओमार सीट वो भी है, लेकिन आज हम इस वाले मॉडल पे इससे हल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल बनाए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले आज की तारीख डाल लेते हैं। दोस्तों आज है हमारी तारीख है आज 12 नहीं दोस्तों, आज है हमारी तारीख 13 और दोस्तों महीना है दूसरा 13 2023 हो गया। दोस्तों सबसे पहले हम इस तरह से भर लेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम परीक्षार्थी का विषय का नाम डालते हैं। दोस्तों विषय का नाम जो होगा हमारा हिंदी होगा। क्या दोस्तों हिंदी होगा। दोस्तों जो परीक्षार्थी का नाम है दोस्तों वो मान लीजिए चलो साजिद है, दोस्तों साजिद अली है। दोस्तों अब हम डालते हैं रोल नंबर। यहाँ रोल नंबर डलेगा, यहाँ विषय कोड, यहाँ परीक्षा, यहाँ क्लास और यहाँ पंजीकरण संख्या। तो दोस्तों अगले मॉडल टेस्ट में जो मुझे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर, अपना नाम और अपने विषय जो यानी टाइप करेगा, सबसे अब की बार जो ओमार सीट में अगला मॉडल टेस्ट में हिंदी का कराऊंगा दोस्तों, उसमें ओमार सीट में यानी मैं उसका नंबर भरूँगा। तो दोस्तों यानी दोस्तों मान लीजिए जैसे हमारा है दोस्तों, हमारा नंबर है 70 80 90 0। दोस्तों मैंने एक अंदाजे से लिख दिया। तो दोस्तों जो भी ये हमारे हैं, जो भी ये बचे हैं ना ये गोले, उनमें भरना है। जैसे 1 है तो दोस्तों हम 1 भर देंगे। दोस्तों 1 के बाद में जैसे 7 है तो दोस्तों 7 भर देंगे। इस तरह से इन गोलों को फिलिप कर देंगे। दोस्तों 7 के बाद में 6 है तो दोस्तों 6 भर देंगे। 6 के बाद में दोस्तों 0 है तो हम 0 को फिलिप कर देंगे, 0 को फिलिप कर देंगे। और 0 के बाद में 8 है तो दोस्तों हम 8 को भर देंगे, 8 को भर देंगे। 8 के बाद में दोस्तों हमारा क्या है, 8 के बाद में 0 है, फिर दोस्तों हमारा 0 भर देंगे हम। दोस्तों हमें इसी तरह से यानी इस तरह से गोले भरने। फिर 8 के बाद में 9 है तो 9, 8 के बाद में दोस्तों हमारा 9 है। दोस्तों 8 के बाद में हमारा दोस्तों 8 के यानी 8 के बाद में दोस्तों हमारा 9 है तो दोस्तों हम 9 भर देंगे। 9 के बाद में दोस्तों हमारा 0 है तो हम 0 फिर फिलिप करेंगे। और 0 के बाद में हमारा 3 है तो दोस्तों हम 3 भर देंगे। दोस्तों इस तरह से हमें ओमार सीट भरनी है। उसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, उसके बाद में हमारे यानी विषय कोड मान लीजिए 131 विषय कोड है तो दोस्तों हम 1 भरेंगे। 1 के बाद में दोस्तों हमारा 3 है तो हम 3 भरेंगे। और 3 के बाद में दोस्तों हमारा 1 है तो फिर हम दोबारा से 1 फिलिप कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों हमारी वार्षिक परीक्षा होगी तो हम वार्षिक भर देंगे। दोस्तों कक्षा 10th है तो हम 10th वाला क्लियर कर देंगे। और उसके बाद में दोस्तों जैसे हमारा यहाँ हम ले लिए 35 39 36 62 67 75 96। तो दोस्तों इसी तरह से हम इन गोलों को फिलिप करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा हम स्पीड बढ़ाकर कर देंगे। जैसे 3 पर 3 कर देंगे दोस्तों, इसे अंडरलाइन कर देंगे। जैसे 5 है तो 5 कर देंगे। 5 के बाद में तीसरे नंबर पर तीसरा है तो तीसरा कर देंगे। फिर दोस्तों तीसरे के बाद में 9 है तो 9 कर देंगे। 9 के बाद में दोस्तों तीसरा है तो तीसरा कर देंगे। तीसरे के बाद में दोस्तों 6 के हैं तो 6 के लगातार कर देंगे। 6 के बाद में दोस्तों 2 का है तो 2 का कर देंगे। 2 के बाद में दोस्तों 6 है तो फिर 6 कर देंगे।
6 के बाद में दोस्तों 2 7 7 के हैं तो 7 7 को फ्लिप कर देंगे। 7 के बाद में 5 है तो 5 का कर देंगे। 5 के बाद में 9 है तो दोस्तों 9 फ्लिप कर देंगे। और 9 के बाद में दोस्तों हमारा 6 है तो हम 6 को फ्लिप कर देंगे। इस तरह से फ्लिप गोलों को फ्लिप कर देंगे। तो दोस्तों यानी इस तरह से गोले फ्लिप कर देंगे। और दोस्तों अब हम भरने शुरू करते हैं यानी क्वेश्चन। अब यानी दोस्तों हम क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। दोस्तों अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है यानी खंड ए। दोस्तों हमें खंड ए किस तरह से हल करना है दोस्तों, इसे पहली बार पढ़ लीजिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी जो हमें 15 मिनट, जो पहले 15 मिनट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, हमें प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड ए और खंड बे। यानी एक तो खंड ए में विभाजित है और दूसरा खंड बे, यानी जो प्रश्न पत्र होगा वो खंड ए और खंड बे में विभाजित होने वाला है। तो दोस्तों खंड ए में 20 अंक बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, यानी जो खंड ए है इसके 20 प्रश्न कैसे बहुविकल्पी हमारे होने वाले हैं। खंड बे में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न पर आधारित अंक निम्नवत है। यानी जो खंड बे है उसमें 50 अंक का पेपर होगा दोस्तों, हमारे 50 नंबर का पेपर होने वाला है खंड बे से। और दोस्तों सबके अंक उनके सामने दिए गए हैं। अब दोस्तों देखते हैं सबसे पहले खंड ए जिसे हम बोलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, यानी खंड ए बहुविकल्पी प्रश्न बोलेंगे। ये उत्तर यानी सही उत्तर चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी 20 गुना 1, यानी एक क्वेश्चन होगा 20 नंबर का होने वाला है। तो कह रहा है कि प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखो, यानी जो कथन दिए हैं उनमें से एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखो। तो रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है, यानी रामविलास शर्मा कवि के रूप में क्यों प्रसिद्ध है, रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है, रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है। रंगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल है। और क्या बोलूँ क्या याद करूँ आत्मकथा विधा की रचना, यानी दोस्तों कह रहा है कि क्या बोलूँ क्या याद करूँ आत्मकथा विधा की रचना है। तो दोस्तों ये सब अगर आपने इन्हें सबसे अच्छी बारीकी से पढ़ रखा होगा तो दोस्तों पहले का चौथा होगा, जो क्या बोलूँ क्या याद करूँ मेरी आत्मकथा विधा की रचना है। तो दोस्तों इसे हल करेंगे तो हम पहले का हमारा क्या हुआ, पहले का दोस्तों हमारा चौथे नंबर का हुआ तो हम चौथा फ्लिप कर देंगे। तो चौथा नंबर में फ्लिप कर दो दोस्तों, इस तरह से इसमें हम इसे भर देंगे, अब दोस्तों देखते हैं दूसरा नंबर क्या कह रहा है। अब देखिए दोस्तों दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीवनी है, बसेरे से दूर, अनामदास का पोता, कलम का सिपाही और शाश्वत, यानी निम्न में से कौन सा है, यानी कौन सी जीवनी है। तो दोस्तों जीवनी देखेंगे तो दोस्तों जो जीवनी है ना, जो बसेरे का फूल, बसेरे से दूर दोस्तों यह एक जीवनी है, बसेरे से दूर एक जीवनी है। तो दोस्तों दूसरे का कौन सा, दूसरे का हमारा पहला हो जाएगा। तो दूसरे का में पहला हम इस तरह से गोले को इसे फ्लिप कर देंगे, यानी इसे गोले को बिल्कुल दोस्तों ऐसा कर देंगे, गोले को दूसरे का पहला फ्लिप कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए, बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में किस लेखक का संबंध है, यानी जो बस्ती जिले का अगोना नामक गांव में किस लेखक का संबंध है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म है, यानी आचार्य रामचंद्र का जन्म है जो अगोना जिले के बस्ती नामक गांव में हुआ था, बस्ती जिले के अगोना नामक गाँव में हुआ था। तो दोस्तों किस जगह, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो दोस्तों तीसरे का क्या करेंगे, तीसरे का तीसरा हम कर देंगे, तीसरा कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा, चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। जो चंद्रगुप्त है किस विधा की रचना है दोस्तों, चौथा कह रहा है कि चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त है कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या निबंध है। तो दोस्तों जो चंद्रगुप्त है वो नाटक है। चंद्रगुप्त क्या है हमारा दोस्तों, चंद्रगुप्त हमारा नाटक है, चंद्रगुप्त नाटक है। तो दोस्तों चौथे का कौन सा हो जाएगा, चौथे का तीसरा हो जाएगा। तो दोस्तों चौथे का भी तीसरा फ्लिप कर देंगे, दोस्तों चौथे का भी हम तीसरा फ्लिप कर देंगे। अब दोस्तों देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखिए, मेरी आत्मकथा के लेखक है। तो दोस्तों मेरी आत्मकथा के जो लेखक है, यानी जो मेरी आत्मकथा के लेखक हैं वो राहुल सात्यकान है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, महात्मा गांधी है, बाबू गुलाब राय। जो बाबू गुलाब राय है मेरी आत्मकथा के लेखक हैं। तो दोस्तों जो पांचवे का कौन सा हो जाएगा, पांचवे का हमारा हो जाएगा पहला, यानी पांचवे का क्या हो जाएगा दोस्तों, पांचवे का हमारा हो जाएगा ए। पांचवे का कौन सा होगा दोस्तों, पांचवे का हो जाएगा हमारा ए। अब देखते हैं छठा रासो ग्रंथ की भाषा थी। रासो ग्रंथ की भाषा कौन सी थी दोस्तों, रासो ग्रंथ की जो भाषा थी डिंगल भाषा थी। कौन सी, डिंगल भाषा थी। तो छठे का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, छठे का देखिए, छठे का हो जाएगा सी। छठे का तीसरा है तो छठे का सी कर लेंगे। छठे का क्या करेंगे दोस्तों, छठे का हो जाएगा हमारा सी, छठे का हो जाएगा हमारा सी, छठे का हो जाएगा हमारा सी। अब दोस्तों देखते हैं, यानी हमारा देखते हैं, यानी 8 और 7वां भक्ति काल की रचना है।
तो साकेत है, विनय पत्रिका है, प्रेम माधुरी है, कौन सी है जो भक्ति काल की रचना है दोस्तों? साकेत है या जोन सी भी है, यानी दोस्तों पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां भक्ति काल की रचना है। तो दोस्तों भक्ति काल की जो रचना है वो कौन सी है? दोस्तों भक्ति काल की जो रचना है वो है हमारी विनय पत्रिका। कौन सी? विनय पत्रिका भक्ति काल की रचना है। विनय पत्रिका भक्ति काल की रचना है। तो दोस्तों हमारा जो सातवें का कौन सा हो जाएगा? सातवें का हमारा हो जाएगा सी। सातवें क्या हो जाएगा? सॉरी, सातवें का हो जाएगा हमारा बी। तो सातवें का हमारा बी फिलिप कर लें दोस्तों, सातवें का बी फिलिप कर लेंगे। उसके बाद में देखते हैं आठवां तार सप्तक काव्य के संपादक हैं। जो तार सप्तक है वो तार सप्तक काव्य के संपादक है, यानी तार सप्तक के यानी तार सप्तक काव्य के यानी कौन है? तो दोस्तों जो अज्ञेय जी हैं, आठवें का जो है आठवें का सी हो जाएगा। क्या? आठवें का हमारा सी हो जाएगा। तार सप्तक के जो संपादक हैं वो अज्ञेय जी हैं। कौन है? अज्ञेय जी हैं। तो दोस्तों हम आठवें का क्या करेंगे? आठवें का सी फिलिप कर देंगे, आठवें का सी फिलिप करा देंगे। इसमें आठवें का सी को इस तरह से अंडर यानी गोला भर देंगे। अब आया हमारा नौवा देखिए, वन पथ पर कविता किस कीर्ति से संबंधित है? वन पथ पर कीर्ति जो कविता है जो है वो किससे? वो कवितावावली से संबंधित है, यानी कवितावावली से संबंधित है, यानी जो हमारे तुलसीदास जी हैं उनकी है। तो दोस्तों नौवे का कौन सा हो जाएगा? नौवे का चौथा। नौवे का क्या हो जाएगा? नौवे का हमारा हो जाएगा चौथा। नौवे का चौथा फ्लिप कर लेंगे। अब देखते हैं 10वें का कौन सा कह रहा है। 10वें का वो कह रहा है कि बिहारी की काव्य शैली है। बिहारी की काव्य शैली है दोस्तों, मुक्तक भी है, प्रबंध भी है, खंड काव्य भी है, और ये सभी यानी बिहारी की जो 10वां है ये सभी यानी बिहारी की काव्य शैली है। तो 10वें का हो जाएगा डी। तो दोस्तों 10वें का भी हम डी फिलिप कर देंगे, 10वें का भी डी फिलिप कर देंगे। यानी दोस्तों उसने पूछा था कि जो बिहारी की जो काव्य शैली है, मुक्तक भी है, खंड काव्य भी है, प्रबंधक भी, और ये सभी यानी 10वें का डी हो जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं 11वां देखिए एक बार। 11वां क्या कह रहा? हंसी हंसी भांजे देखे दूल्हा दिगंबर को, पहनु जो आवे हिमाचल के उछाव में, शीश पर गंगा हंसे भुजंगी भुजंगा हंसे, हास पर ही दंगा भयो तंग गंगा नंगा के विवाह में। इन पंक्तियों में रस है। ये दोस्तों आप एक बार देखें, जो हमने रस छंद अलंकार पे बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो बनाकर डाल रखी है, तो दोस्तों आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। वो कह रहा है कि हंसी हंसी भांजे देखी दूल्हे दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमाचल के उछा में, शीश पर गंगा हंसे भुजंगी भुजंगा हंसे, हास पर दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो दोस्तों एक तरह से इन्हें हंसी का बोध हो रहा था। कौन सा रस होगा? इसमें हास्य रस होगा, बस सीधे से बात है, हास्य रस होगा। तो 11 का ए हो जाएगा। तो 11 का ए फिलिप करेंगे दोस्तों। 11 का हम क्या कर देंगे? 11 का हमारा ए फिलिप हो जाएगा, ए फिलिप हो जाएगा। 11 के बाद में दोस्तों अब देखिए 12वां क्वेश्चन, यानी 12वां क्वेश्चन देखिए। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा? कोटि कुलस समवचन तुम्हारा, कोटि कुलस समवचन तुम्हारा। दोस्तों 12वें में कौन सा कह रहा है? कोटि कुलस समवचन तुम्हारा। तो दोस्तों इसमें कौन सा रस, इसमें कौन सा वो है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलस समवचन तुम्हारा, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो 12 का डी हो जाएगा। 12 कौन सा हो जाएगा? 12 का हमारा हो जाएगा डी। 12 क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 का हो जाएगा हमारा डी। क्या होगा? 12 का हो जाएगा हमारा डी। अब देखिए दोस्तों 13 का, जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती है उस छंद को कहा जाता है। नहीं, जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक समान मात्राएं होती है उसे समछंद कहा जाता है, समछंद कहा जाता है। तो 13वें का कौन सा? डी। तो 13वें, 12वां और 13वें का कौन सा हो जाएगा? डी। 13वां क्या हो जाएगा हमारा? डी। 13वें का हो जाएगा हमारा डी। अब देखते हैं दोस्तों 14वें नंबर का कौन सा होगा। 14वां कह रहा है कि अनंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों अन प्लस अनंत से जो बनता है अनंत बनता है। तो दोस्तों अनंत में कौन सा? अन हो जाएगा। तो अन में क्या है? अनंत में कौन सा शब्द? उपसर्ग। दोस्तों जो पहले जुड़ते हैं वे उपसर्ग होते हैं, जो बाद में जुड़ते हैं वे प्रत्यय होते हैं। मैंने उपसर्ग और प्रत्यय को बहुत बेहतर तरीके से पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो दोस्तों अनंत में कौन सा हो जाएगा? अन हो जाएगा। तो अन कौन से नंबर पे? दोस्तों अन हमारा पहले नंबर पे है। तो दोस्तों 13वें का कौन सा हो जाएगा? अन। 13वें का हो जाएगा ए। 13वें का क्या हो जाएगा दोस्तों? 14वें का हो जाएगा ए। दोस्तों हमने ए फिलिप कर लिया। अब दोस्तों देखते हैं 15वां है। 15वां क्या कह रहा? आई प्रत्यय से युक्त कृदित प्रत्यय है। तो दोस्तों जो पढ़ाई होता है वो आई प्रत्यय से कृदित शब्द है, यानी आई पढ़ाई। दोस्तों 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हो जाएगा तीसरा। 15 का क्या होगा हमारा? 15 का हो जाएगा हमारा तीसरा। तो दोस्तों हम तीसरा फिलिप कर लेंगे, तीसरा फिलिप कर लिया। इसके बाद में देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा? शिकारी का बाण, पूर्व पद संख्यावाची होता है। यानी दोस्तों पूर्व पद यानी जो पूर्व का मतलब होता है दोस्तों पहला, यानी पहला पद, यानी जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास और जिस द्विगु समास यानी जिसका पहला पद, यानी जैसे चतुर्भुज यानी चार भुजाओं का, जो चार भुजाओं से घिरा हो चतुर्भुज, तो कौन सा समास होगा? द्विगु। तो द्विगु 16वें का क्या हो जाएगा? तीसरा। 16वां क्या होगा हमारा? 16वें का हो जाएगा हमारा तीसरा। 16वें कौन सा हो जाएगा हमारा? तीसरा।
16 क्या होगा हमारा तीसरा। अब देखते हैं दोस्तों 17वें का। 17वां क्या कह रहा, सॉरी 7, हाँ 17वां कह रहा है शिकारी का बाण हिरण को लगा, रेखांकित में पर्यायवाची होगा। दोस्तों जो शिकारी का बाण हिरण को जाके लगा, उसका यानी शिकारी का जो बाण हिरण को लगा, हिरण का रेखा अंकित का पर्यायवाची बताओ। नहीं जिसमें रेखा अंकित हो रही किस पर हो रही, बाण पे, तो इसका पर्यायवाची होता है दोस्तों, इसका पर्यायवाची होता है सर। क्या होता है सर, क्या होता है सर। तो दोस्तों यानी 17 का ए फ्लिप कर देंगे दोस्तों। 17 का हमने ए फ्लिप कर दिया, 17 का ए फ्लिप कर दिया। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों 18, प्रभुत्यों का संधि विच्छेद है, यानी प्रभुत्यों का संधि विच्छेद है। कौन सा प्रभुत्व है दोस्तों, प्रभु प्लस एवं, प्रभु प्लस एवं, यानी दोस्तों ये हमारी यन संधि है। और यन संधि की पहचान मैंने जो संधि वाला अपना चैप्टर करा था उसमें बताई थी कि यन संधि की यानी य र ल व के साथ में आद्याक्षर, तो य के साथ में आद्याक्षर है तो प्रभु प्लस एवं हो गया है। और इसका 18 का क्या हो जाएगा, 18 का तीसरा, 18 का क्या हो जाएगा, 18 का तीसरा हो जाएगा। 18 कौन सा हो जाएगा, 18 का तीसरा, 18 का तीसरा मारेंगे। और दोस्तों अब देखते हैं 19वां, मति शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप है। मति शब्द का जो दोस्तों द्वितीय बहुवचन रूप है जो दोस्तों वो क्या होता है, वो होता है मति। क्या होता है, मति होता है। क्या होता है, मति होता है दोस्तों। यानी 18 का जो होगा, यानी जो मति शब्द का बहुवचन रूप होता है वो क्या होता है, वो मति होता है। क्या होता है, मति। तो दोस्तों क्या होगा हमारा, मति। मति कौन सा है, यानी 19 का ए। 19 का क्या होगा हमारा, 19 का जो हो जाएगा हमारा, 19 का हो जाएगा दोस्तों ए। 19 का क्या होगा हमारा, 19 का हो जाएगा ए, 19 का हो जाएगा ए। अब दोस्तों देखिए 20 का। अब देखते हैं 20 का। 20 में कह रहा है कि नदिव्य में विभक्ति और बहुवचन पहचानिए। तो जो दोस्तों नदिव्य में जो विभक्ति, यानी विभक्ति कौन सी है, और बहुवचन, तो दोस्तों ये पश्चमी विभक्ति है। और जो बहुवचन है वो यानी जो वचन है वो बहुवचन है। तो विभक्ति होगी पंचम और जो वचन होगा वो बहुवचन होगा। तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा तीसरा। 20 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 20 का हो जाएगा तीसरा। इसे तीसरे को फ्लिप कर लेंगे। तो दोस्तों आपको जो ओमार सीट के इसी तरह से क्वेश्चन हल करने हैं, जो ओमार सीट वाले क्वेश्चन होते हैं वो हमें इसी तरह से हल करने हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारा, यानी ये जो हमारे 20 क्वेश्चन थे टोटल खत्म हो चुके हैं दोस्तों। अब हमारा जो आया दोस्तों, अब हमारा कौन सा चला दोस्तों, अब हमें करने हैं अपने वे। क्या दोस्तों, अब हमारा शुरू होता है जो मेन वे होते हैं। अब वे कौन से हमारे, अब वे हल करेंगे जो मेन पेपर है। तो दोस्तों अब वे क्वेश्चन देखिए आपके सामने, वे क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूँ दोस्तों। ये रे क्वेश्चन दोस्तों, उसने पहले कहा था कि इसे हमने दो खंडों में विभाजित किया, खंड ए और खंड ब। दोस्तों खंड ब, अब हमारा खंड ब शुरू होगा जिसमें हम वर्णात्मक प्रश्न करेंगे, यानी वर्णात्मक का मतलब हमें उत्तर देने पड़ेंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं, हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी दो गद्यांश दिए जाएंगे आपको दोस्तों। एक तो इस तरह से गद्यांश दिया जाएगा और दूसरा इस तरह से, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने। तो पहले गद्यांश पढ़ेंगे। विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझ जाना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारा सत्य, पवित्रता और मर्यादा के रूप में पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखें तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तम पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह की सहायता प्रदान करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी मित्रता का साधैर्य और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का प्रत्येक पुरुष को होना चाहिए। दोस्तों इस तरह से ये हमारा मॉडल टेस्ट आएगा। अब दोस्तों हमारा एक दूसरा है। तो दोस्तों मुझे पता है कि ये आप सभी भी जानते हैं कि जो हमारा मित्रता पाठ है जयशंकर प्रसाद जी का, जो जयशंकर प्रसाद जी का है, कौन सा है वो मित्रता पाठ, उस वाले चैप्टर से लिया गया है। किससे, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मित्रता पाठ जो है उस चैप्टर से लिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे ही करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। दोस्तों पहले हम संदर्भ लिखेंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपनी जो हमारी कॉपी है उस पर हल करेंगे पेपर ये। तो दोस्तों बिल्कुल काफ़ी आपको इसी तरह से लिखनी है, यानी एक तरह से मान लीजिए बोर्ड की काफ़ी है। खंड ब निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विश्वास पात्र मित्र से आपने देखा कि विश्वास पात्र मित्र है, इस तरह से करके, और हमें चाहिए वाली अंतिम लाइन डैश डैश करके करना चाहिए, ऐसा करके डालना। अब सबसे पहले उसने कहा था कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखो। तो हमें सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। दोस्तों प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये जो प्रस्तुत गद्यांश है वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों। प्रस्तुत गद्यांश उसने बताया है कि जो प्रस्तुत गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पाठ मित्रता से लिया गया है और इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी पाठ मित्रता से लिया गया है और इसके जो रचयिता है कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इस तरह से दोस्तों आप इसका संदर्भ लिखेंगे तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे।
दोस्तों इसके बाद में हमें क्या लिखना, हमारा दोस्तों ये 6 नंबर का है तो आपके 2 नंबर पक्के हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन देना कि रेखा अंकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी दोस्तों ये जो इससे रेखा शुरू हुई है, विश्वास पात्र से जो रेखा शुरू हो रही है और औषधि है यहाँ तक, और सच्ची मित्रता से हमें उत्तम और यहाँ तक क्या नाम लिख रहे हैं, करना चाहिए यहाँ तक। यानी इसमें हमारा क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें हमारा ये हमें इस चीज़ का रेखा यानी इसकी व्याख्या करनी है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ दे रखा कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो। विश्वास पात्र मित्र सदैव विपत्तियों से हमें अपने मित्र की सहायता करते हैं और उसको बुराइयों से बचाकर उसकी सब प्रकार से रक्षा करते हैं। व्यक्ति को ऐसा मित्र के बड़े सौभाग्य से मिलता है। तो दोस्तों इसमें दे रखा था कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा होती है। जिससे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन का एक औषधि है। यानी दोस्तों इसमें यहाँ दिया है कि विश्वास पात्र मित्र सदैव विपत्तियों में अपने मित्र की सहायता करता है। जो अपने मित्र होता है उसकी सहायता करके और उसको बुराइयों से बचाकर उसकी सब प्रकार से रक्षा करता है। व्यक्ति को ऐसा मित्र बड़े सौभाग्य से मिलता है। जो व्यक्ति होता है उसे ऐसा मित्र बड़े सौभाग्य से मिलता है। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा पेज पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हल करेंगे दूसरे पेज पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए पूरी कॉपी लिख कर लेगा हूँ बहुत अच्छी तरीके से, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों अब देखिए, अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, जिस प्रकार से एक अच्छी औषधि दवा व्यक्ति को भयंकर से भयंकर रोग से मुक्ति दिलाकर उसे स्वस्थ और प्रसन्न बनाती है, उस प्रकार से सच्चा मित्र व्यक्ति के दोषों को दूर करके तथा प्रत्येक विपत्ति में उसकी सहायता करके उसे सब प्रकार से सुखी और संपन्न बनाता है। इसीलिए विश्वास पात्र मित्र को जीवन की ही औषधि भी कहा जाता है। तो दोस्तों उसने कहा था जिस प्रकार से एक अच्छी औषधि व्यक्ति को भयंकर से भयंकर रोग से मुक्ति दिलाकर उसे स्वस्थ और प्रसन्न बनाती है, इसी प्रकार सच्चा मित्र व्यक्ति के दोषों को दूर तथा प्रत्येक विपत्ति को उसकी सहायता करके सब प्रकार से सुखी और संपन्न बनाता है। इसलिए विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि कहा गया है। यानी दोस्तों इसमें कहा गया था कि एक जीवन की औषधि कहा गया। दोस्तों हमने यहाँ तक का इसका वो यानी इसका रेखांकित अंश की व्याख्या करें। दोस्तों जो हमें दे रखा उसे थोड़ा सा अपने शब्दों में हमें बढ़ा करके लिखना। अब दोस्तों ऐसे लिखना है कि सच्ची मित्रता में उसे उत्तम से उत्तम और वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। तो दोस्तों अब देखेंगे, जिस प्रकार एक कुशल वैद्य का मतलब दोस्तों जो हमारे पुराने जमाने में वैद्य होते हैं उनसे लिया गया, कुशल वैद्य अथवा चिकित्सक किसी व्यक्ति से समस्त शारीरिक रोगों को समझकर, यानी अगर आप वैद्य के पास जाते तो वह उसकी यानी शारीरिक रोग को समझकर उसका निदान करके उसे निरोगी बनाता है, यानी उसका निदान करके उसे निरोगी यानी उसे बिना रोग के बना देता है, यानी उसके शरीर में से सारे रोग निकाल देता है, बनाता है। ठीक उसी प्रकार सच्चा मित्र हमें बुरे रास्ते से हटाकर, यानी अगर दोस्तों कोई आपका सच्चा मित्र है तो दोस्तों अगर आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं तो आपको सही रास्ते पे यानी ठीक रास्ते पर ठीक से उसी सच्चा मित्र बुरे रास्ते से हटाकर अच्छे रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। वही अपने मित्र से उसके दोषों एवं गलतियों के लिए कटु वचन नहीं कहता, उसकी आलोचना नहीं करता। सच्चा मित्र माता के समान स्नेह, कोमलता और धैर्य की प्रतीक है। जो सच्चा मित्र होता है वो जैसे हमारी माता में प्यार करती है उस तरह से होता है। वह माता जैसा स्नेह देकर हमें कुमार का मतलब दोस्तों जो गलत मार्ग से हटाकर सन्मार्ग की ओर ले जाता है। अतः हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमें विश्व पात्र मित्र तथा सच्चा मित्र प्राप्त हो। तो दोस्तों यानी इसमें कहा गया था, यहाँ देखिए कि सच्ची मित्रता से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। दोस्तों इस चीज़ को हमने उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़ा करके लिखा, ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न करने प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो दोस्तों बिल्कुल इसमें ऐसे दे रखा था कि जिस प्रकार कुशल वैद्य अपनी चिकित्सा से किसी व्यक्ति को समस्त शारीरिक रोगों को समझकर उसका निदान यानी उसको ठीक कर देता है, उसी प्रकार और निरोगी बनाता है। ठीक उसी प्रकार सच्चा मित्र हमें बुरे रास्ते से हटाकर, जो हम बुरे रास्ते पे चल रहे हैं उस पे से हमें हटाकर ठीक उसी पर अच्छे रास्ते पर चलाने का प्रयत्न करता है। दोस्तों अगर आप गलत मार्ग पे चल रहे हो तो आपको सही मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करता है। वह अपने मित्र से उसके दोषों एवं गलतियों के लिए कटु वचन नहीं कहता, उसकी आलोचना नहीं करता। सच्चा मित्र माता के समान स्नेह और कोमलता और धैर्य का प्रतीक है। वही माता जैसा स्नेह देकर हमें कुमार से हटाकर सन्मार्ग की ओर ले जाता है। अतः हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमें विश्वास पात्र मित्र या सच्चा मित्र प्राप्त हो। अब दोस्तों इसमें अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। नहीं दोस्तों अगर आप इतना लिखेंगे तो आपके 2 नंबर हो रहे हैं, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अब देखिए कि विश्वास पात्र मित्र की तुलना किस से की गई है, इसमें दे रखा प्रश्न नंबर 3। तो दोस्तों इसमें क्या है, विश्वास पात्र की मित्र की तुलना खजाने और औषधि से की गई। यानी दोस्तों आपने इसमें देखा था कि जो
विश्वास पात्र बड़ी रक्षा करता है, समित मिल जाए तो उससे समझ जाना चाहिए खजाना मिल गया। यानी एक तो खजाना मिल गया है और विश्वास पात्र में जीवन की एक औषधि है। यानी खजाना और किससे, खजाना और दोस्तों किससे, औषधि से की गई है। यानी विश्वास पात्र मित्र की तुलना किससे हमने, एक तो खजाने से की है और एक किससे की है, औषधि से की है। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना, खजाने और औषधि से की है। तो दोस्तों आपके इस वाले नंबर पर भी हो जाएंगे, तो आपके 3 नंबर यानी 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। आपको बिल्कुल सेम टू सेम दोस्तों संदर्भ इसी तरह से लिख कर आना है। एक बार और देख लीजिए चाहे संदर्भ। यानी दोस्तों सबसे पहले हमें इस तरह से वो डालना है, यानी खंड बै डाल के फिर संदर्भ लिखना शुरू करना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और रेखांकित अंश की व्याख्या करने के बाद में दोस्तों हमें इसी तरह से प्रश्न नंबर 3 की विश्वास पात्र मित्र से तुलना की किससे की गई है, विश्वास पात्र मित्र की तुलना खजाने और औषधि से की गई है। अब दोस्तों देखते हैं, यानी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। इसमें प्रश्न नंबर 2 हमारा शुरू होता है। वो कह रहा है कि निर्गुण कौन दसे को बासी, मधुकर कहे सुजाए सोहो बुझती सोच न हसी, को जनक कौन है जननी, कौन है नर नारी, कौन है दासी, कैसी बरन भेष है, कैसी कही रस में अभिलाषी, पुआगो पुनि कियो अपनो जोरो करोगे गौसी, सुनत मौन हवे रहो बाबरो सुरो सब मती नासी। दोस्तों मधुकर किसे कहा गया है, उसे किस बात से दिखाया गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या करो और प्रस्तुत पद में मुख्य रूप से किस अलंकार का प्रयोग हो रहा है उसे उसका यानी उसके बारे में लिखो। उसमें दे रखा था कि निम्नलिखित में से किसी एक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। नहीं दोस्तों हमें 3 प्रश्न हल करने हैं। तो इसमें दोस्तों पहला प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हम निर्गुण उसी तरह करके इसका यानी इस तरह लिख लेंगे। फिर दोस्तों हमें इसका संदर्भ भी लिखना जरूर होता है। तो दोस्तों हम संदर्भ लिखेंगे इसमें, प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है। यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। किसके, जो संदर्भ जो प्रस्तुत वंदना पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है, यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। किसके, खंड काव्य के शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि प्रस्तुत वंदना महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूर सागर महाकाव्य से लिया गया है, यह हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पद शीर्षक के अंतर्गत संकलित है। किसके अंतर्गत संकलित है। तो दोस्तों अब इसका हमने संदर्भ लिख लिया। अब दोस्तों हमें इसकी व्याख्या करनी है। तो दोस्तों इसमें व्याख्या में क्या गया था, निर्गुण कौन देसी को बासी। ये देखिए गोपियाँ कहती है कि भ्रमर निर्गुण बहा किस देश का निवासी है, हम शपथ देकर सच पूछ रहे हैं, हंसी नहीं करती हमें यह बात पूरी तरह तरह समझाकर बताओ, उसका पिता कौन है, माता कौन है, स्त्री और दासी कौन है, उसका रंग कौन है, वेश कैसा है और किस रंग से अधिक लगाव है। इन दोस्तों इसमें जो है सूरदास वाला चैप्टर है वो ये है, निर्गुण कौन देसी को बासी, मधुकर कहे समझाए सोहो बुझती साच न हासी। दोस्तों इसमें सब चीज़ इसी तरह से बताई गई कि गोपियाँ हैं वो कहती है कि भ्रमर निगुण वर्मा किस देश का निवासी है, हम शपथ देकर सच पूछ रहे हैं। यानी किसी से पूछे कि जो ब्रह्मा है वो किस देश का निवासी है, हम शपथ देकर सच पूछ रहे हैं, हंसी नहीं करते यानी हमें हंसी नहीं आ रही है, हमें यह बात पूरी तरह समझाकर बताओ कि उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है, स्त्री और दासी कौन है, उसका रंग और वेश कैसा है और उसे किस रंग से अधिक लगा हुआ है। ये सभी दासियाँ पूछ रही हैं। उसके बाद में दोस्तों हम इसमें प्रसंग लिख सकते हैं। तो प्रसंग में ब्रज में पहुंचकर उद्धव गोपियों के निपुण ब्रह्मा के उपदेश देते हुए गोपियाँ साकर ब्राह्मण की उपासक हैं, वे उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले सुनती हैं और उद्धव द्वारा बताए गए निपुण ब्रह्मा का उपसंहार ब्रह्मण के माध्यम से करती है, यानी ब्रह्मण के माध्यम से करती है। यानी दोस्तों यह हमारा सब इसमें से ही इसके अंतर्गत ही हमारा होने वाला है, यानी इसके अंतर्गत ही हमारा होने वाला है। अब दोस्तों चलते हैं नहीं अगले पेज पर। इसके बाद में हमें इसका काव्य सौंदर्य भी लिखना पड़ता है, यानी इसमें काव्य सौंदर्य भी इसका हम काव्य सौंदर्य भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों काव्य सौंदर्य के अंतर्गत दोस्तों इसमें तो दे रखा है कि उसने कि रेख प्रस्तुत में से किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, लेकिन हम दोस्तों इसका काव्य सौंदर्य के अंतर्गत ऐसे ही करेंगे जैसे बिल्कुल सब कुछ लिखेंगे। जैसे भाषा विरज है, रस वियोग श्रृंगार रस है, छंद गेय पद है, अलंकार विगोक्ति तथा अन्योक्ति प्रश्न तथा मनोविक्रीकरण अलंकार है, मनोविक्रीकरण अलंकार है। तो दोस्तों ध्यान रखना जब भी हम पद वाला करेंगे तो संदर्भ संदर्भ व्याख्या और प्रसंग, संदर्भ व्याख्या प्रसंग 3 चीज लिखनी है दोस्तों। संदर्भ लिखना में, फिर व्याख्या लिखनी है, फिर प्रसंग। जो भी दोस्तों आपको पढ़कर उसे समझ में आ रहा है वो उस तरह से हमें लिखना है। पहले संदर्भ, दूसरे पे व्याख्या और तीसरे पे प्रसंग हमें लिखना है। उसके बाद में दोस्तों हमें एक चौथे हेडिंग और डाल देनी है, काव्य सौंदर्य डाल देनी है।
अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलते हैं दोस्तों। यह एक और दे रखा कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति बलि पर हम निर्भर हो, यानी ये हमें नहीं करना, हमें एक ही करना है, हमें दोस्तों ऊपर वाला कर लिया, यह वाला हमें छोड़ देना है। अब देखते हैं दोस्तों, हमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी प्रमुख रचनाओं को भी लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है और जयशंकर प्रसाद है। तो दोस्तों इनमें से हमें किसी एक का निबंध लिखना है, तो दोस्तों इसका हम निबंध लिखेंगे। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हम जीवन परिचय लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे उसका तरीका देख लो दोस्तों। निम्नलिखित में से किसी लेखक में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए और उसकी 2 रचनाएं भी लिखिए। तो दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवनी इस तरह से हम डाल देंगे। अब दोस्तों करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। एक तो ध्यान रखना 1884 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में, इनका जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था और FA इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। तो दोस्तों ध्यान रखना, FA इंटरमीडिएट में आने के बाद में इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। इन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर ये मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल चलो में चित्रकला के अध्यापक हो गए। किसके अध्यापक हो गए? चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि की कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। जीवन के अंतिम क्षणों तक इस साहित्य को साधना में संलग्न रहते हुए हिंदी का यह प्रखंड पंडित सन 1941 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गया। सन 1941 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गया। प्रमुख रचनाएं चिंतामणि है, त्रिवेणी है, विचार वीथी है। यानी इस तरह से हम इनकी रचनाएं लिख सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से यानी ये जीवन परिचय लिखने का तरीका है। एक बार वो समझिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इनका जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था, जो इनके पिताजी का नाम था चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है। FA इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। यानी जब ये FA इंटरमीडिएट में आए तो इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। इन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, लेकिन मिशन जो स्वाध्याय से ये यानी एक स्कूल में क्या हो गए? चित्रकला के अध्यापक हो गए। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। यानी इन्होंने हिंदी भी, फारसी भी, अरबी भी, संस्कृत सभी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में संलग्न रहते हुए हिंदी का यह प्रखंड पंडित सन 1941 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गया। और इनकी प्रमुख रचनाएं लिख सकते हैं चिंतामणि, त्रिवेणी, विचार वीथी, ये सभी इनकी यानी रचनाएं हैं। अब दोस्तों हमें जीवन परिचय 2 लिखने हैं। दोस्तों ध्यान रखना, एक तो हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लिख दिया। अब दूसरा किसका लिखें? दोस्तों दूसरा गोस्वामी तुलसीदास का नोट कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का नोट कर लेते हैं। दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर। तो दोस्तों यहाँ गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय दे रखा है। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 को सन 1947 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म इसके स्थान के संबंध में भी पर्याप्त मतभेद है। तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक गांव में है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमें जीवन परिचय कैसे लिखना है। तुलसीदास जी का जन्म सन 1554 को हुआ था, यानी सन 1554 या जिसे हम सन 1947 भी बोलते हैं। संवत हो गया या सन हो गया 1947, 1497 में हुआ था। इनके जन्म स्थान का संबंध में भी अनेक पर्याप्त मतभेद है, यानी इनका जन्म सही तरीके से किसी को पता नहीं कि मतभेद है। तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया। जो तुलसी चरित है उसमें इनका जन्म राजापुर बताया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक गांव है। जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में क्या है? एक गांव है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी माता का नाम हुलसी था। यानी दोस्तों ध्यान रखना, तुलसीदास जी के पिता का नाम क्या? आत्माराम दुबे। व इनकी माता का नाम क्या था? हुलसी था। इनके माता पिता ने इन्हें बालकाल्य में ही त्याग दिया था, यानी जो जब छोटे से थे इन्हें जब ही त्याग दिया गया था। तुलसीदास का बचपन अनेकों एक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने किया था और इन्हें ज्ञान भक्ति की शाखा दी। इनका विवाह
पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। सन 1680 को या सन 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। अगर दोस्तों हम संवत लगाते हैं तो दोस्तों 1680 हो जाएगा, और जब हम सन लगाते हैं तो 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको लेकर चलने हैं। यानी तुलसीदास जी का जीवन परिचय 1554 को हुआ या सन 1947 को हुआ था। इनके जन्म का स्थान के संबंध में अनेक मतभेद हैं। तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे व इनकी माता का नाम हुलसी था। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। इनके माता पिता ने इन्हें बालकाल्य में ही त्याग दिया था। तुलसीदास का बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। इनके पालन पोषण प्रसिद्ध संत बाबा नरहरि दास ने किया था और इन्हें ज्ञान भक्ति की शाखा दी। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। संवत 1680 को सन 1680 या सन 1623 में इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी रचनाएं दोस्तों इस तरह से लिख सकते हैं: कवितावली, दोहावली और गीतावली। कवितावली, दोहावली और गीतावली इनकी क्या है? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करें। दोस्तों इस तरह से हमें एक संस्कृत का संदर्भ गद्यांश मिलेगा, उसे हमें हिंदी में अनुवाद करना है। निम्नलिखित में से किसी एक संदर्भ का हिंदी में अनुवाद करो। नहीं, इसका हमें हिंदी अनुवाद दोस्तों, एक तो ऐसा नगरी है और एक दा बहुत जाना, इस तरह से है। तो दोस्तों हमें इस किसी का एक हिंदी अनुवाद करना है। तो दोस्तों ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति ऐसा कर ये वाला कर लेते हैं दोस्तों, ये आसान भी लगेगा। तो चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। तो दोस्तों हमें जैसे हम संदर्भ और प्रसंग व्याख्या करते हैं, इसी तरह से इसमें भी कर लेंगे। प्रश्न नंबर 4 की निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। ऐसा करके करिता कर लेंगे, ऐसा करके करित कर लेंगे और फिर इसमें संदर्भ लिखेंगे। तो दोस्तों आप इसे पढ़िए, आपको इसे पढ़कर के कौन से का चैप्टर का लग रहा है, आप मुझे एक बार इसे देख कर बताइए कि कौन से चैप्टर का लग रहा है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र में स्थित आसित है। इतम भारत संस्कृत वाड्य संस्कृत आलोक सर्वत प्रस्तुत है। मुगल युवराज दारसिको अत्रज्ञ भारतीय दर्शन शास्त्रण्य अध्ययनम अक्रोत स तेसा ज्ञानन तथा प्रभावित अवयत तेड उपनिषदम अनुवाद परि पारसी भाषाएं करी थी। पारसी भाषाएं करी थी। यानी दोस्तों इसी तरह से हमें ये हमारा इस तरह से ये होगा और इसका हमें हिंदी में अनुवाद करना। तो दोस्तों भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया, आप समझ गए होंगे। अब इसका लिखते हैं पहले संदर्भ। तो दोस्तों हिंदी में संदर्भ किस तरह से लिखेंगे? हिंदी में संदर्भ देख लिए। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। यानी वो भारतीय संस्कृति वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों भारतीय प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। दोस्तों इसमें जो भारतीय संस्कृति के बारे में वाराणसी से बहुत कुछ निकल कर आता है, तो वो उस वाले पाठ से लिया गया। अब देखेंगे, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र है। दोस्तों ये दे रखा था ना, इसमें देखो पहले, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा केंद्र में स्थल आसीत। यानी जो ये नगरी है, ऐसी नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र है, स्थल है। यहाँ से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है। यानी यहाँ से संस्कृत भाषा और संस्कृत का प्रकाश फैला हुआ है। मुगल युवराज दारासिको ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। कहाँ आकर? वाराणसी आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह अनेक ज्ञान ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। यानी वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का जो अनुवाद है किसमें? फारसी भाषा में करवा दिया था। तो दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम सभी बात ऐसी लिखेगी। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। अतः यहाँ संस्कृत के आलोक संवत प्रस्तुत है। दोस्तों यहाँ जो है ना संस्कृत के साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ है। इसमें देखिए दोस्तों अगला कह रहा है कि मुगल युवराज जो मुगल बादशाह था दारासिको अत्रज्ञ भारतीय दर्शन अध्ययन कर, यानी उस मुगल बादशाह दारासिको ने आकर भारतीय दर्शन का यानी अध्ययन किया था। और दारासिको अत्रज्ञ भारतीय दर्शन अध्ययन आक्रोत, यानी उसने करा था और वह इससे इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषद अनुवाद पारसी भाषाएं करी थी। यानी उसने फारसी भाषा में इनका अनुवाद करा लिया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 दे रखे थे तो हमें 1 करना है। अब दोस्तों 5वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद करो। हतो व्यक्ति स्वर्ग जित्सो विभोत्सो महिमा निरुष्मि भू युद्धस्व
विगत ज्वार। दोस्तों इस तरह से 2 नंबर का हमारा संदर्भ होगा और 3 नंबर की इसका हिंदी में अनुवाद होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले पेज पर, करेंगे उसे भी। 5वां क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। यानी एक श्लोक देगा और उसका हमें संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। दोस्तों हतो और क्या नाम लिख रहे हैं, इस तरह से हम उसका लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं। तो संदर्भ लिखेंगे पहले, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के वीर वीरेन पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। यानी वीर वीरेन पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि जो प्रस्तुत ये है श्लोक है किसे वीर वीरेन पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। अब इसका हिंदी देखेंगे, हिंदी अनुवाद दोस्तों, मर गए तो स्वर्ग प्राप्त है, मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी को भोग करेंगे, इसलिए इच्छा रहित मोहित रहित और संत प्राप्ति होकर युद्ध करेंगे। दोस्तों एक बार ध्यान रखना, हिंदी अनुवाद है मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे, अगर हम मर गए तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी का भोग करेंगे, अगर हम जीत गए तो पृथ्वी का भोग करेंगे, इसलिए इच्छा रहित मोहित रहित और संतात प्राप्ति होकर युद्ध करेंगे, संतात प्राप्ति होकर क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। अब दोस्तों इसमें अगला देखते हैं, अगला छठा प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न क्या कह रहा था, वो कह रहा है कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ क्या हुआ कोई एक श्लोक लिखो। यानी जो भी अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक पढ़ा, यानी आपने श्लोक याद कर रखा है उसे लिखो, और जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो दोस्तों यानी 2 नंबर का आता है तो उसे लिख देंगे, बंधन मरण वापी ज्यो वापी पराजय, अभियंत्र समो वीर वीर भावो ही वीरते। यानी बंधन मरण वापी जयो वापी पराजय, उभयंत समो वीर वीर भावो ही वीरता, ही वीरता। यानी दोस्तों इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं, बंधन मनो वापी जियो वापी पराजय, उभयंत समो वीर वीर भावो ही वीरता, ही वीरता। यानी इस तरह से हम इसे नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं। अब दोस्तों अब अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है दोस्तों। अब हमें अब प्रश्न नंबर 7 देखें, निम्न इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में जवाब लिखो। वाराणसी कस्य भाषा केंद्र स्थल, यानी वाराणसी कौन सी भाषा केंद्र स्थित है, और पुखराब के आसित ग्रामीण के उपसहिता केंद्र सर्वे में, इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले पेज पर, देखेंगे कौन से हम सही उत्तर लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखेंगे, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। वाराणसी कस्य भाषा केंद्र स्थल आसित, तो वाराणसी संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल आसित। वो कह रहा था कि वाराणसी किस भाषा का केंद्र है, तो वाराणसी जो है संस्कृत भाषा का केंद्र है। अब दोस्तों कि पुकराब के आसित, तो पुकराब के आसित, पुकराब के आसित, तो पुकरबम के आसित, पुकरबम के आसित। इस तरह से इसमें हम इसे नोट करके लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमारा अंतिम क्वेश्चन है और 8वां क्वेश्चन भी है, वो क्या कह रहा है, इसे देखिए। वो कह रहा है कि अपनी पाठ्य खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का एक का उत्तर लिखो। तो दोस्तों ये हमारे खंड काव्य हो गया, खंड काव्य। अब दोस्तों खंड काव्य हर जिले में अलग है। तो दोस्तों जैसे हमारा मेरठ जिला है, दोस्तों हमारा मेरठ जिला है, दोस्तों हमारा मेरठ जिला है, तो दोस्तों हमारे मेरठ जिले में कुछ अलग खंड काव्य है। तो दोस्तों जो हमारे मेरठ जिले में है वो कौन सा है उसे देख लीजिए। दोस्तों जो हमारा मेरठ जिला है उसमें हमारा क्रमवीर भरत वाला खंड काव्य के आधार पर, यानी क्रमवीर भरत वाला खंड काव्य। तो दोस्तों हम जो क्रमवीर भरत वाला खंड काव्य करेंगे। दोस्तों आप कोई सा भी खंड काव्य कर सकते हैं, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि हमारा कौन सा जिला लग रहा है। तो दोस्तों अपनी पाठ्य पुस्तक में खंड काव्य पर आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो क्रमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर केकई का चरित्र चित्रण कीजिए का संक्षेप में चित्रण। तो दोस्तों हमने इसमें दे रखा था, एक बार यहाँ देखिए कि क्रमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर केकई का चरित्र चित्रण कीजिए, संक्षेप में कीजिए। यानी केकई का चरित्र चित्रण करना है दोस्तों। तो केकई अपने भवन में चुपचाप बैठी हुई थी, यानी दोस्तों हमें केकई के बारे में लिखना है। तो इसके में केकई के बारे में लिख सकते हैं, उसने भरत का मस्तक चूमकर उसका स्वागत किया। यानी जब का बता रही कि जब भरत अब यानी अपने घर आ जाता है अपने बाप की मृत्यु के बारे में सुनकर, जब जैसे ही भरत आया तो उसने उसका माथा चूमकर स्वागत किया। भरत ने अपनी माता, पिता दशरथ, भाई राम तथा लक्ष्मण की आदि की कुशलता पूछी। यानी उनके अपने पिता के बारे में, अपनी माता के बारे में, अपने भाइयों के बारे में पूछा और उन सब की अनुपस्थिति का विषय के प्रश्न किया। तो केकई ने बड़े संयम और स्वर में कहा, यानी बड़े संयम से और स्वर से उसने कहा था। किसने? केकई ने क्या कहा दोस्तों? केकई के बारे में देखेंगे। केकई ने इसमें क्या कहा कि मैं महाराज दशरथ की मृत्यु का संवाद भरत ने सुनाया। केकई ने भरत को किसी प्रकार संभाला, यानी जो महाराज दशरथ की मृत्यु का जो संवाद है भरत को सुनाया। किसने? उसकी माता ने, केकई ने सुनाया। केकई ने भरत को किसी प्रकार संभाला और मूर्छित होकर गिर पड़ा, यानी उसने बड़ी मुश्किल से संभाला क्योंकि वो मूर्छित होकर गिर पड़ा था। और अत्यंत धैर्य के साथ उनके सम्मुख अपने मन के भावों को इस प्रकार प्रकट किया,
राजा का कर्तव्य है कि वह अपने शिक्षित, अशिक्षित, सुखी, दुखी सभी प्रकार के नागरिकों की रक्षा करे। यानी जो राजा का कर्तव्य है कि वो अपने जो उसके राज्य में सुखी दुखी सबकी रक्षा करे। अयोध्यावासी तो सभी नागरिक हैं, परंतु दूर जंगलों में रहने वाले वनवासी तो दीन दुखी, उदास तथा आरक्षित हैं। राम को वन में भेजने की नीति अपनाई मैंने। महाराजा दशरथ को युद्ध क्षेत्र में साथ दिया था। राम को वन में भेजना तथा भरत को राजगद्दी दिलाने में मेरे मन में तो लोक कल्याण की भावना हो रही थी। किंतु दुख है कि महाराजा दशरथ राम वनाग्रहण की बात सहन नहीं कर सके और उन्होंने मोहनवंश अपने प्राण त्याग दिए। राम के व्यक्तित्व की अधिक चमकाने के लिए मैंने इस प्रकार की नीति को अपनाया कि राम ना तो मेरी बात को संघर्ष स्वीकार करेगा और वन की ओर प्रस्थान किया, परंतु महाराजा दशरथ को मोहवंश स्वर्ग सिधार गए। दोस्तों ये जो पूरी उसमें उसकी कहानी है, आप इसे कहानी को पढ़ सकते हैं। अगर दोस्तों मैं आपके सामने इस कहानी को रिवाइज कराऊंगा तो दोस्तों बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। तो दोस्तों आप इस कहानी को यानी वैसे भी कर सकते हैं। अभी तो दोस्तों यह आगे भी है। दोस्तों आपको इतना बड़ा नहीं लिखना, थोड़ा मैंने ज़्यादा बड़ा करके लिखा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा ही लिखना है। आपको बस एक पेज पे ही इतना लिखना पड़ेगा इसे। माता कैकेयी के मुख से इस दुखजनक वृत्तांत को सुनकर भरत मुनि धरती पर गिर पड़े। नहीं, उसकी माता ने जो ये कहा था, इसे सुनकर भरत मुनि क्या धरती पर गिर पड़े। कैकेयी ने साहस बटोरकर भरत को समझाया, परंतु भरत कुपित होकर बोले, क्या मैं किसी रानी ने अपने पति का स्वर्ग तथा पुत्र को वन में भेजने का दृश्य किया है? अन्य माताएं तो यह सोचती हैं कि इसे षड्यंत्र है, मैं भरत का ही हाथ है, मैं अपनी माताओं का अपना मुख कैसे दिखाऊंगा। यानी जब उसका बाप मर गया है, राम यानी जंगल को चला गया है, लक्ष्मण भी चला गया, तो कह रहा है कि इसमें तो लोग सोचेंगे कि मेरा ही हाथ है, तो एक षड्यंत्र में मैं अपनी माँ को और कैसे मुँह दिखाऊंगा, क्योंकि भरत की 2-3 माँ थी दोस्तों। यानी अपनी माँ को किस तरह से अन्य माताओं का अपना मुँह दिखाऊंगा। राम की उपस्थिति में तो मैं अयोध्या की राजगद्दी को किस प्रकार संभाल सकती हूँ। यानी राम की उपस्थिति में अयोध्या की राजगद्दी को किस प्रकार संभाल सकती हूँ। कैकेयी ने भरत को धैर्य बांधते हुए कहा कि राम को मुनि विश्वामित्र के साथ पहले भी वन में रहकर अपने साहस का परिचय दे चुके हैं। यानी जो राम है मुनि विश्वामित्र के साथ में पहले ही वन में रहकर अपने साहस का परिचय दे चुके हैं तथा राम को वे वनवासियों के हृदय में चेतना जागृत कर सकते हैं। यानी जो राम है वो वनवासियों के हृदय, जो उनके हृदय में क्या चेतना जागृत कर सकते हैं। भरत तथा शत्रुघ्न दोनों भाई कैकेयी की बात को सुनकर अत्यंत दुखी मन से माता कौशल्या की ओर चल पड़े। इस प्रकार कवि ने इस सर्ग में कैकेयी के परंपरागत कलंकित चरित्र का उज्ज्वल बनाकर उसे गौरव प्रदान करने का प्रयास क्या है। अब दोस्तों हमारा इसमें अब एक क्वेश्चन और है, उसे और देख लिए। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। दोस्तों राष्ट्रीय नई शिक्षा है, भ्रष्टाचार की समस्या है, दोस्तों देश प्रेम है और हमारा वृक्षारोपण है। तो दोस्तों हम देश प्रेम वाला निबंध करेंगे। इसमें कौन सा देश प्रेम वाला निबंध करेंगे? दोस्तों देश प्रेम वाला निबंध बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो दोस्तों ये रहा, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। तो देश प्रेम का हम लिखेंगे दोस्तों निबंध। तो देश प्रेम का किस तरह से निबंध लिखेंगे? इसमें सबसे पहले हम प्रस्तावना डालेंगे। मनुष्य प्रस्तावना में क्या लिखना है दोस्तों, इसे हम देखेंगे। मनुष्य जिस देश या समाज में जन्म लेता है, यदि उसको उन्नति में समुचित सहयोग नहीं होता, यानी मनुष्य जिस देश या समाज में यानी जन्म ले रहा है, अगर उसकी उन्नति में समुचित सहयोग नहीं देता तो उसका जन्म व्यर्थ है। यानी उसमें सहयोग नहीं देता तो उसका जन्म जो होगा स्वार्थ है। देश प्रेम की भावना मनुष्य के बलिदान और त्याग की प्रेरणा देती है। यानी जो देश प्रेम की जो भावना होती है ना, मनुष्य में बलिदान की और त्याग की प्रेरणा देती है। उसके प्रति प्रेम की भावना को उसके जीवन में सर्वोच्च स्थान होता है। इसी भावना से ओतप्रेत होकर कहा गया है देश प्रेम की स्वाभाविकता। देश प्रेम की भावना सभ्यता और सब युगों में विद्वान रहती है। यानी जो देश प्रेम की भावना थी वो हमेशा से और यानी सब युग से में विद्वान रहती है। मनुष्य जहाँ रहता है उसके कठिनाइयों के होते हुए भी उसे स्थान के प्रति उसका मोह बना रहता है। यानी दोस्तों मनुष्य जहाँ भी रहेगा, चाहे आप मनुष्य को कहीं भी रख लो, उसे वहाँ चाहे कितनी भी कठिनाई हो, लेकिन वह उसके प्रति उसका मोह यानी उसका प्यार बना रहता है।
देश प्रेम के सम्मुख सुविधा की बाधा नहीं रहती है। जो देश है उसके सम्मुख है नहीं, यानी बाधा नहीं रहती है। विश्व में बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं एवं प्रदेश हैं, परंतु वहाँ की निवासियों ने स्वयं को अपनी अनुरूप बना लिया है और उसका स्थान को नहीं छोड़ा। दोस्तों, उसके स्थान को नहीं छोड़ा, नहीं ऐसे समय है बना लिया है, लेकिन उस स्थान को नहीं। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ लोग परेशान रहते हैं, तंग रहते हैं, लेकिन आज तक भी उन्होंने उस स्थान को नहीं छोड़ा। क्या कारण है? क्योंकि वे उस देश से यानी उस मातृभूमि से प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, हम इसी तरह से हेडिंग डाल के लिखना, एक तो प्रस्तावना होगी, फिर देश प्रेम की स्वाभाविकता। अब दोस्तों, इसमें कुछ आगे भी हेडिंग है, वे हेडिंग देखेंगे वे कौन कौन सी हेडिंग है। दोस्तों वे हेडिंग देखिए कौन कौन सी है। ये देखिए, देश का महत्व, देश प्रेम का महत्व, यानी देश प्रेम क्यों करते हैं, इसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, देश प्रेम विश्व के सभी आकर्षणों से बढ़कर है, यानी जो देश प्रेम है वो विश्व के सबसे ज़्यादा, यानी जो भी दुनिया में प्यार है सब प्रेम यानी उनसे ज़्यादा बढ़कर है। यह एक ऐसा पवित्र एवं सात्विक भाव है जो मनुष्य को निरंतर त्याग की प्रेरणा देता रहता है। यानी यह एक ऐसा यानी पवित्र और प्रेम है जो मनुष्य को निरंतर यानी त्याग की प्रेरणा देता रहता है। देश प्रेम का दोस्तों, जो देश प्रेम का संबंध है, देश प्रेम का संबंध मनुष्य की आत्मा से है। जो देश प्रेम का संबंध है मनुष्य की आत्मा से है, वह अमर हो जाता है। परंतु जो देश प्रेम तथा मातृभूमि के महत्व को नहीं समझता, वह तो जीते जी भी मृतक है। नहीं दोस्तों, जो देश से प्रेम करता है वो अमर हो जाता है, लेकिन जो देश प्रेम की और मातृभूमि के महत्व को नहीं समझता, वो जीते हुए भी क्या है, मृत्यु यानी एक तरह से यानी मरा हुआ है। देश की वास्तविकता उन्नति के लिए हमें सब प्रकार से अपने देश की सेवा करनी चाहिए। देश की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए, अपने देश की सेवा। देश की उन्नति के लिए हमें अपने सब प्रकार से अपने देश की जो सेवा यानी सेवा करनी चाहिए। देश सेवा के विभिन्न क्षेत्र हो सकते हैं, देश सेवा के विभिन्न क्षेत्र हो सकते हैं। अब देख सकते हैं किस किस क्षेत्र में हम देश की सेवा कर सकते हैं। नंबर 1, राजनीति द्वारा, नहीं आप राजनीति में जाकर भी देश की सेवा कर सकते हो। और कैसे, यानी भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें वास्तविकता शक्ति जनता के हाथ में ही रहती है। यानी दोस्तों, जो भारत है वो एक प्रजातांत्रिक देश है, जो वास्तविक शक्ति वो प्रजा के हाथ में है। प्रजा के हाथ में कैसे दोस्तों, प्रजा किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकती, किसी को नहीं बना सकती, किसी को विधायक बना सकती, किसी को नहीं बना सकती। यानी जो भी काम है दोस्तों प्रजा के हाथ में है। अपनी मत अधिकार का उचित प्रयोग करके हम संप्रदाय तथा प्रांतियों की राजनीति में मुनिवृत्ति करके हमें उसके विकास में सहयोग दे सकते हैं। यानी दोस्तों, अगर हमारे पास मत है तो दोस्तों हम उस मत का सही प्रयोग करके यानी एक देश के एक यानी पढ़े लिखे को एक नेता बनाकर अपने देश को ऊंची उड़ान दे सकते हैं। दूसरा देख सकते हैं समाज सेवा द्वारा, यानी हम समाज सेवा करके भी दे सकते हैं। समाज में फैली कुरीतियों को दूर करके भी हम अपने देश का सुधारना चाहिए, जैसे अशिक्षा, मद्यपान, बाल विवाह, छुआछूत आदि। यानी दोस्तों, अगर हम अपने देश की सेवा करनी है तो समाज में फैली कुरीतियों को दूर करके, यानी समाज सेवा द्वारा भी, जैसे समाज में बहुत सारी होती है, जैसे अशिक्षा होती है, हम लोगों को जो अनपढ़ हो सकते हैं उन्हें पढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जो मद्यपान का मतलब बीड़ी, तंबाकू, शराब यानी जो नशा करते हैं उन्हें उनका नशा छुड़वा सकते हैं। तीसरा दोस्तों, हमारे जो यहाँ बाल विवाह होता है उससे बाल विवाह पर हम प्रतिबंध लगवा सकते हैं। और दोस्तों छुआछूत, दोस्तों जो अनचिटेबिलिटी होती है वो जो होती है यानी जो एक यानी जातियों में पाई जाती है कि तू इस जाति का है, तू इस जाति का, हम तेरे घर पानी नहीं पीने के, इस तरह से हम उसको भी दूर करा सकते हैं। यानी समाज सेवा द्वारा कर सकते हैं, राजनीति के द्वारा कर सकते हैं। और दोस्तों और देखते हैं और किसके द्वारा कर सकते हैं, धन द्वारा कर सकते हैं। धन द्वारा क्या मतलब, यानी हम पैसे देकर भी कर सकते हैं। पैसे देकर कैसे, जो मनुष्य आर्थिक रूप से देश की सेवा करनी यानी जो मनुष्य आर्थिक रूप से देश की सेवा करनी चाहिए, यानी जो मनुष्य आर्थिक रूप से सक्षम है उसे देश की सेवा करनी चाहिए। उन्हें देश के विकास योजनाओं में सहयोग देना चाहिए। यानी जो मनुष्य आर्थिक रूप से, यानी जिसके पास मनुष्य के पास पैसा है उसे देश की सेवा जरूर करनी चाहिए। अब कला द्वारा दोस्तों कैसे कर सकते हैं, जैसे कलाकार सक्रिय रूप से देश की सेवा कर सकता है। जो कलाकार है जो वो सक्रिय रूप से देश की सेवा कर सकते हैं। उसकी कीर्तियों में अद्भुत शक्ति होती है। जो उसकी कीर्तियों में क्या होती है, अद्भुत शक्ति होती है। उच्च विचारों तथा देश के लिए त्याग की भावना जगा सकता है। उच्च विचारों और देश के लिए क्या कर सकता है, त्याग की भावना जगा सकता है। दोस्तों कला के द्वारा भी हम कर सकते हैं। अब दोस्तों उपसंहार हमें सबसे अंतिम पॉइंट लिखना है, सबसे शुरू में प्रस्तावना और सबसे अंत में उपसंहार लिखना है। दोस्तों उसमें हमने क्या पूरे इसमें क्या करा उसके बारे में हम छोटे से में एक डिफाइन कर सकते हैं। नहीं, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सब कुछ अर्पित करके, हमारा कर्तव्य है कि हम सब अर्पित करके भी अपने देश की रक्षा एवं तथा विकास में सहयोग दे। हमें जहाँ भी हो, जिस रूप में भी हो, अपने कार्य को ईमानदारी से तथा देश के हितों के सर्वोपरि मानकर करें। यानी जहाँ भी हो, यानी हमारा कर्तव्य है कि हम अपना सब कुछ अर्पित करके
करके भी देश की रक्षा तथा विकास में सहयोग दें। यानी हम जहाँ भी हों, हम कुछ भी करके अपना सब कुछ अर्पित करके देश में सहयोग दें। हम जहाँ भी हों, जिस रूप में हो, अपने कार्य को ईमानदारी से तथा देश के हित सर्वोपरि मानकर करें। यानी जो भी कार्य में हम लगे हो, मजदूर हो, हम डॉक्टर हो, हम वकील हो, हम टीचर हो दोस्तों, हम पुलिस वाले हों, हम आर्मी में हो दोस्तों, हम IAS अधिकारी हो, हम IPS अधिकारी हो दोस्तों, हम कुछ भी हो, हमें अपना कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। ईमानदारी तथा देश के हित में सर्वोपरि मानकर करना चाहिए। जो कार्य देश के लिए ठीक है, हमें वो उस हिसाब से ही अपने कार्य करने चाहिए। तो दोस्तों यह तो हमारा पहला नंबर मॉडल पेपर क्लियर हो गया है कि जो हमारा आदर्श प्रश्न पत्र फर्स्ट था दोस्तों, मैंने आपको पूरा सोल्व करा दिया। तो दोस्तों आपको बहुत ही यह मॉडल पेपर अच्छा लगा होगा। और दोस्तों अगर आपको ये मॉडल पेपर अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा के रखें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको हिंदी से पहले यानी 16 फरवरी से पहले जिस टॉपिक पर भी हिंदी की जिस तरह की वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उस तरह की वीडियो देने का आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उस टॉपिक पर वीडियो मिले और दोस्तों आप उस टॉपिक को अपना कवर कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए उन सभी दोस्तों का धन्यवाद दोस्तों दिल से। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, यानी कक्षा 10 वाले बच्चों के पास तक जरूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।